हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हमने संधि समाप्त कर ली थी। अगर आपने संधि के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। और आज हम समास पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं समास क्या होते हैं। देखिए, समास जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस। ठीक है, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। मतलब कि समास क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षेप करके अर्थात छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर लिखने के लिए दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो नया शब्द हम बनाएंगे वो कैसा होगा? संक्षिप्त होगा, छोटा होगा। अब समस्त पद क्या होता है? सामासिक पद। तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाने के बाद बनने वाला नया शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। दोनों ही कहलाता है, सामासिक पद भी कहलाता है और समस्त पद भी कहलाता है। मतलब कि समास की प्रक्रिया के बाद जिस शब्द का निर्माण होता है वो शब्द क्या कहलाएगा? समस्त पद या सामासिक पद। समास विग्रह क्या होता है? तो समस्त पदों को अलग करके लिखना। समस्त पद जो होता है उसके पदों को, शब्दों को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समस्त पद जो होता है उसके सभी पदों को अलग करके लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। पद क्या होता है? शब्द तो आप जानते हैं कि शब्द क्या होता है, लेकिन पद क्या होता है? तो कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। अब समास में कम से कम दो पदों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पूर्व पद को, जो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। ये तो आपको लिखने के लिए है, समझने के लिए। अब हम समझ लेते हैं कि समास क्या होता है, कैसी प्रक्रिया होती है। तो हमने क्या देखा? समास में हम क्या करते हैं? शब्दों को संक्षिप्त करके लिखते हैं। ठीक है, तो हम एक शब्द ले लेते हैं। हमने क्या देखा? जैसे हमने एक शब्द लिया, एक नहीं, अब इसमें कितने हैं पद मिले हुए? कितने शब्द हैं? दो पद। मतलब कि हमने क्या देखा? समास क्या होते हैं? समास में हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं। वही क्या होता है? वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अगर इन पदों को अलग करके लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अब हमने पद क्या होता है पहले पद देख लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया कमल। ठीक है, कमल शब्द अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे अगर हमने लिख दिया, यहाँ पे एक वाक्य ले लिया कि कमल कीचड़ में खिलता है, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ आपसे पूछे कोई कि कमल क्या है, तो ये क्या है? पद है। ठीक है, तो यही अंतर होता है। शब्द जब अकेला रहता है तो क्या होता है? शब्द, और अगर वाक्य में प्रयुक्त के योग्य बन जाता है या प्रयुक्त कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, तो समास के लिए कम से कम दो पदों का होना अनिवार्य होता है। दो पद होने अनिवार्य हो सकते हैं। दो से अधिक पद हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब दो रहेंगे तभी तो हम उनको संक्षिप्त करेंगे। तब देखिए, इसमें देखिए एक शब्द क्या है? रसोई। दूसरा क्या है? घर। तो इसमें जो पहला पद होता है, जैसे ये रसोई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व पद। पहले पद को हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। दूसरे को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। पहले शब्द को, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद। अब इस शब्द को क्या बोलेंगे? समास के बाद जब हमने इसको संक्षिप्त किया तो ये जो शब्द बना रसोई घर, इसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। समस्त पद भी बोलते हैं और सामासिक पद भी बोलते हैं। ठीक है, अब समस्त पद या सामासिक पद ये क्या हो गया? रसोई घर, जिसमें रसोई क्या हो गया? पूर्व पद, घर क्या हो गया? उत्तर पद। अभी इसके पदों को अगर हम अलग करके पहले जैसे लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस शब्द को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर।
ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब समस्त पद, जो ये समस्त पद है, इसके पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाता है। विग्रह क्या होगा इसका, रसोई के लिए घर। ठीक है, ये के लिए का हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया और दोनों पदों को मिलाकर लिख दिया, संक्षिप्त हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं संधि और समास में अंतर क्या होता है। संधि अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो आप क्या लिखेंगे। पहला जो अंतर होता है, संधि में जो संधि होता है वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है, शब्दों या पदों का। तो पहला अंतर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर, संधि में जब हम संधि करते हैं तो उसमें क्या होता है, विकार होता है, मतलब कि परिवर्तन होता है। समास में कोई विकार नहीं होता है। क्या लिखेंगे आप, संधि में क्या होता है, विकार होता है। दो वर्णों का जब मेल होता है तो क्या होता है, विकार होता है। लेकिन समास में कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता, शब्द जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तीसरा, संधि में विच्छेद, संधि में हम क्या करते हैं, विच्छेद, और समास में विग्रह होता है। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। विग्रह लिख लीजिए यहाँ पे। जो चौथा इसका अंतर होता है, इसमें संधि जो होती है संस्कृत के शब्दों में होती है, सिर्फ संस्कृत के शब्दों में होती है। और समास सभी प्रकार के शब्दों में होता है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, समास की जो प्रक्रिया होती है वो सभी प्रकार के शब्दों में होते हैं। ठीक है, तो ये चार अंतर हो गए संधि और समास में। पहला क्या अंतर है, संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में क्या, शब्दों का मेल होता है या पदों का मेल होता है। संधि में विकार होता है, समास में कोई विकार नहीं होता है। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है, पता है हम सभी को। संधि में संधि जो होती है वो संस्कृत के शब्दों में होती है, समास सभी प्रकार के शब्दों में होता है। ठीक है, तो ये चार अंतर आप लिख सकते हैं संधि और समास में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं समास के भेद, कितने प्रकार के होते हैं समास। समास के वैसे तो 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से। समास, आप हेडिंग डालेंगे समास के भेद। ठीक है, पहला जो भेद होता है अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे, तो ये भी देख लीजिएगा क्या होता है इसमें। पहला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है। जो समास के 6 भेद होते हैं उसमें से एकमात्र ये समास होता है अव्ययी भाव समास, जिसका कि पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। अगर पहला प्रधान होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, गौड़ होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अव्ययी भाव समास में जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, तो उत्तर पद गौड़ होगा और पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। ये पूर्व पद की बात करेगा तो प्रधान होगा और उत्तर वाला क्या होगा, गौड़ होगा। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास जो होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला। तीसरा जो भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष। मतलब कि एक पद क्या होगा, उपमेय होगा, दूसरा क्या होगा, उपमान होगा, या तो एक पद विशेषण होगा, दूसरा क्या होगा, विशेष होगा। इसका क्या मतलब हुआ, या तो तुलना की जाएगी किसी की या किसी की विशेषता बतलाई जाएगी। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास होगा, ऐसे हम पहचानेंगे। चौथा जो होता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास, जो द्विगु समास होता है इसमें पूर्व पद जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है। सिर्फ पूर्व पद। द्विगु समास में क्या होगा, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होगा, संख्या लिखना है, संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, फिर द्वंद्व समास। द्वंद्व, दो तरह से द्वंद्व लिख सकते हैं, चाहे तो आप अनुस्वार लगाइए चाहे आधा ना लगाइए। द्वंद्व समास, अगर द्वंद्व शब्द का विच्छेद करने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। अगर आपने वर्ण विच्छेद के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है। यहाँ पे दिख क्या रहा है, जहाँ भी आधा शब्द यहाँ दिख क्या रहा है, इस शब्द में ऐसा लग रहा है देखने से कि द पूरा है और वह आधा है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे द आधा और वह पूरा है। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, लास्ट जो भेद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। मतलब कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, जो दोनों पद होंगे दोनों शब्द वो प्रधान नहीं होते। अन्य पद बोले या तीसरा पद बोले दोनों ही सही हो गए। ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है, मतलब कि दोनों पद मिलके बात किसकी करेंगे, किसी तीसरे की बात करेंगे, मतलब कुछ और ही अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इसमें कोई ना दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, इसके कोई पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है या तीसरा पद। ठीक है, तो ये समास के भेद हो गए, ऐसे हम पहचानेंगे। अगर सिर्फ प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, पहले का तो हमने देख लिया कि पूर्व पद प्रधान होता है, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये तीनों ही समास होते हैं। अगर कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इनमें पद कौन से प्रधान होते हैं, तो इन तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष में भी, कर्मधारय में भी और द्विगु में भी
उत्तर पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों ही होते हैं, बहुब्रीहि में कोई नहीं होता। और इसमें पहला जो हमने समास पढ़ा उसमें पहला ही पद प्रधान होता है, जिसको हम पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। चलिए देखते हैं समास का पहला भेद, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, गौड़ होता है। इसकी परिभाषा लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखेंगे, जिस समास में जिस समास का जिस समास में पूर्व पद प्रधान व अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें क्या होगा, पूर्व पद प्रधान होगा और क्या होगा, अव्यय होगा। शब्द जो होते हैं वो अव्यय होंगे, या तो कोई उपसर्ग होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, अव्यय क्या होते हैं, जो अव्यय होता है वो अव्यय शब्द क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं अव्यय शब्द जो लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अव्यय शब्द वो होंगे जो लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। मतलब कि अगर पुल्लिंग आएगा तो भी वही शब्द रहेगा, स्त्रीलिंग आएगा तो भी वही शब्द रहेगा, एक वचन रहेगा तो भी वही रहेगा, बहुवचन रहेगा तो भी वही शब्द रहेगा। और पुरुष में स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, दोनों में ही ये वही शब्द रहते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, लिंग वचन पुरुष या कारक के आधार पर जो परिवर्तित नहीं होते वही क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको तो हम पढ़ेंगे, अव्यय कब पढ़ेंगे हम बाद में। अभी हम क्या देख लेते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे। तो कुछ हम शब्द देख लेते हैं, जो शब्द आएंगे तो उनको देखते ही आप क्या पहचान जाओगे। तो ये पहचान जो अव्ययी भाव समास है उसके पहचान के लिए शब्द, कौन से शब्द ये होते हैं, प्रति, यथा, अनु, उप, आ, फिर भर, नि, बे, सा, शब्दों की आवृत्ति। अगर प्रति आ गया पहले, जैसे प्रतिदिन, प्रतिमा, तो ऐसे शब्द जब भी प्रति लगा हुआ शब्द आ जाएगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये किसका है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। यथा, जैसे यथाशक्ति, यथा नियम। अनु, उप, आ, भर, नी, छोटी नी वाला शब्द हो या बड़ी नी, दोनों में ही। बे, जैसे बेकाम, बेनाम, ऐसा। सा परिवार। तो ये ऐसे ये सभी शब्द आ जाएं इन प्रारंभ में, तो वो सभी क्या होंगे, वो किसका उदाहरण होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। और शब्दों की अगर कभी आवृत्ति हो जाती तो भी वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। कैसे, जैसे आप रातों रात आ गया, रातों रात, दिनों दिन। ठीक है, गांव गांव, गली गली, ऐसे शब्द अगर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है तो वो भी वहाँ भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है तो आप बिना सोचे बिना समझे क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास लगा देंगे।
क्योंकि इसमें पूर्व पद जो होता है वो अव्यय शब्द होते हैं या तो कोई उपसर्ग होता है। ठीक है, तो ये पहचान के लिए इनको क्या करना, आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो इनको एक बार याद कर लीजिए। और शब्दों की आवृत्ति हो तो भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अव्ययी भाव समास के। तो हम पहले क्या लिखेंगे, समस्त पद। समस्त पद की जगह आप सामासिक पद भी लिख सकते हैं। इधर क्या लिखेंगे, विग्रह। शब्द क्या है, प्रतिदिन। क्या क्या लिखेंगे इसका विग्रह, प्रत्येक दिन। अब देखिए, अगर समास करते समय जहाँ संधि होनी चाहिए वहाँ संधि भी होती है, ऐसा नहीं कि संधि नहीं होगी। जैसे हम एक शब्द लेते हैं प्रत्याशा, ये शब्द क्या है, संधि का शब्द है। कैसे, कौन सी संधि का शब्द है, ये देखिए, प्रति धन आशा। ई और आ मिल के क्या बन रहा है, या का विकार ले रहा है और ता आधा होके लग रहा है, ऐसा। कौन सी संधि आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, यण संधि का शब्द है। तो समास करते समय जहाँ संधि होनी चाहिए, अगर संधि की आवश्यकता होगी तो वहाँ संधि होती है दोनों पदों में। ठीक है, तो प्रत्याशा, इसका विग्रह क्या होगा, प्रत्याशा का, आशा के बदले आशा। ठीक है, शब्द और ले लेते हैं, यथा शक्ति। यथा शक्ति क्या होगा, शक्ति के अनुसार। अगर यथा नियम दिया जाए तो नियम के अनुसार। ठीक है, और शब्द, जैसे शब्द है बे, भी हमने देखा था, बेकाम। क्या लिखेंगे, बिना काम का। बेनाम हो जाएगा तो बिना नाम का। नी भी देखा था हमने, निडर। क्या लिखेंगे विग्रह, बिना डर के, निडर। सा भी देखा था, सा परिवार। विग्रह क्या होगा, परिवार सहित। ठीक है, तो ऐसे हम शब्द लिखेंगे। और भी शब्द देख लेते हैं कुछ। शब्द हम देखते हैं, एक एक संधि का शब्द है, संधि भी हमने देखा था। यहाँ समस्त पद आप लोग लिख लेना, एक का एक। कौन सी संधि का शब्द है, कैसे इसका विच्छेद करेंगे, क्या होगा, एक धन एक, यही है। आ के बाद ये आएगा तो है, वृद्धि संधि का शब्द है, एक का एक। इसका विग्रह क्या होगा, समास हम देख रहे हैं, समास देख लेते हैं, एक के बाद एक, ये इसका विग्रह होगा। शब्द है नीरव, इसका विग्रह क्या होगा, रव से रहित। नीरव शब्द काफी सुना होगा आपने, नीरव। रव का अर्थ होता है ध्वनि, मतलब ध्वनि से रहित जहाँ होगा उसको हम क्या कहेंगे, नीरव। और शब्द आजन्म, आजन्म विग्रह होगा जन्म से लेकर। आमरण, मरने तक, आमरण अनशन करते हैं ना, मरने तक, इसका विग्रह होगा। ये सभी हम विग्रह देख रहे हैं ये। और इधर क्या है, समस्त पद। गली गली, गांव गांव,
ये क्या है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, रातों रात, मतलब रात ही रात में। इसका विग्रह क्या होगा, गली गली का, प्रत्येक गली। गांव गांव का क्या होगा, प्रत्येक गांव। ठीक है। ना समझ शब्द है, ना समझ, बिना समझ का। ना समझ शब्द का क्या होगा, बिना समझ के। ठीक है, तो ये ऐसे आप पहचानेंगे, उन शब्दों को याद कर लेंगे जो पहचान के लिए मैंने बताया, और वहाँ के विग्रह तो बन ही जाएगा आपसे। शब्द देख लेंगे जिसमें ये वो सभी शब्द लगे हुए हैं, तो उनके अलावा भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही शब्द आएंगे, पर प्रायः वही शब्द आते हैं। ठीक है, तो उनको देखकर आप पहचान जाएंगे। उनके अलावा भी अगर कोई अव्यय शब्द आता है पूर्व पद में, पूर्व में, तो आप क्या उसमें क्या लगाएंगे, अव्ययी भाव समास। तो ठीक है, हमने समास का एक भेद देख लिया, कौन सा, अव्ययी भाव समास। अब समास के जो बाकी के भेद हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, किसी भी बुक से। देखिए, बिना बुक के आप सिर्फ वीडियो से पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको बुक तो लेनी पड़ेगी, बुक से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।